मेरा नाम पायल था। जब पीठ पर कमर पर एक जोरदार झाड़ू लगी तो मैं दर्द से चीख उठी। मेरी सांसें रुक गईं। सामने खड़ी मेरी सास ललिताबाई मुझे नफरत और गुस्से से घूर रही थी। मुझे ये सोचकर घुटन होती थी कि ये वही सास थीं जिन्होंने कभी मुझे बेटी कहकर अपने दिल पर बिठाया था। लेकिन जिस दिन किस्मत ने मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया, जिस दिन मेरे पति विशाल इस दुनिया से चले गए, उसी दिन मेरे हर रिश्ते की मौत हो गई थी। सबका व्यवहार मेरे प्रति जहरीला हो गया था। ललिताबाई चीखकर बोली, अरे भाग बाहर जा, मोहल्ले में कोई बड़ा उद्योगपति आया है जो गरीबों को पैसे बांट रहा है। सुना है विधवाओं को भी देगा। जा जल्दी, और वो पैसे लाकर सीधे मेरे हाथ में रख। उनके शब्दों ने मेरे दिल को चीर दिया। मेरे आंसू खुद ब खुद बहने लगे। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी मुझसे बड़ी थी। अगर इनकार करती तो मेरा जीना और भी मुश्किल कर देती, इसलिए आंसू पोंछते हुए मैं बाहर चल पड़ी। मोहल्ले के कोने पर खड़ी बड़ी चमचमाती कार देखकर मेरे कदम रुक गए। शर्म से मेरी नज़रें झुक गईं। मेरा दिल कांप रहा था। कांपते हाथों से मैंने अपनी हथेली आगे कर दी। कुछ पल बीते और किसी ने पैसे नहीं दिए तो मैंने धीरे से नज़र उठाई। सामने खड़ा वो अमीर युवक मुझे गहरी निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि तकलीफ और बेचैनी थी। वो मुझे जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसके माथे की सिलवटें बता रही थीं कि वो इस स्थिति से दुखी था। मैं घबरा गई। मैंने फौरन अपना दुपट्टा चेहरे पर डाल लिया और आंसू बेकाबू होकर गिरने लगे। वो युवक ओमकार था, पर उस समय मुझे उसका नाम तक नहीं पता था। जिस दिन मैं दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी, उस दिन दिल में अजीब घबराहट थी। बचपन से सुनती आई थी कि ससुराल एक कठिन परीक्षा होता है। अजनबी चेहरे, नए रिश्ते और जिम्मेदारियों का बोझ, और मुझे नहीं पता था मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा। मेरी माँ ने विदाई के समय मेरा हाथ थामकर कहा था, बेटी पायल, सबको अपना बनाकर रखना, जुबान हमेशा मीठी रखना, सब्र और खामोशी को अपना गहना समझना, यही घर बसाने की ताकत है। उन बातों को मैं हर पल दोहरा रही थी। गाड़ी जब विशाल के घर के दरवाजे पर रुकी, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दरवाजे पर रोशनियां जगमगा रही थी। हर तरफ मुस्कुराते चेहरे थे। स्वागत करने को लोग खड़े थे। सामने मेरी सास ललिताबाई आरती की थाली लिए खड़ी थी। उनके होठों पर मुस्कान थी और आंखों में चमक। उन्होंने मेरी आरती की और धीमे से बोली, आओ बेटी, ये घर अब तुम्हारा है। तुम बहू नहीं, मेरी बेटी हो। उन शब्दों ने मेरे दिल से आधा डर मिटा दिया। शाम ढलते ही मेहमान चले गए। मैं कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। तभी ललिताबाई कमरे में आई। उनके हाथ में एक प्लेट थी। बोली, पायल, खाना खा लो, भूख लगी होगी। मैं हैरान थी क्योंकि खाने की थाली आमतौर पर नौकरानी लाती है। मैंने हौले से कहा, माँ जी, मैं खुद खा लूँगी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, पायल, इसमें परेशानी कैसी? तुम अब हमारे दिल का हिस्सा हो। तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है। उनकी आंखों में इतना अपनापन था कि मेरी आंखें भर आईं और मैंने सोचा कि मुझे दुनिया की सबसे अच्छी सास मिली है। मुझे लगा ये रिश्ता हमेशा प्यार से भरा रहेगा। मुझे नहीं पता था कि कुछ समय बाद यही सास मुझे एक बोझ समझेंगी। फिर थोड़ी देर बाद मेरे पति विशाल भी कमरे में आ गए थे। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, देखा पायल, मेरी माँ कैसी है? तुम्हारी खुशियों के लिए ही इतना सब किया है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसे मेरी माँ जैसी सास मिली है। मैंने मुस्कुराकर कहा, सच में विशाल, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी सास मिलेंगी। वो हंसते हुए बोले, मैंने कहा था ना कि मेरी माँ सबसे अलग है। वो रात दुनिया की सबसे खूबसूरत रातों में से एक थी। सुबह जब मैं जागी, तैयार होकर विशाल के साथ नीचे नाश्ता करने पहुंची तो मेरी हैरानी की सीमा न रही। टेबल पर मेरी पसंद की हर चीज़ रखी थी। आलू के गरम गरम पराठे, जूस और बिल्कुल उसी स्वाद की चाय जैसी मुझे पसंद है। तभी ललिताबाई मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और बोली, बेटी पायल, तुम्हारे लिए विशेष रूप से आलू के पराठे बनाए हैं, चखकर बताना नमक ठीक है ना? मैं हैरान होकर उन्हें देखती रह गई और धीरे से पूछ बैठी, माँ जी, आप कैसे जानती थी कि मुझे नाश्ते में यही सब पसंद है? वो मुस्कुराकर बोली, अरे बेटी, तुम्हारे पति विशाल ने बताया था और उन्हें तुम्हारी हर पसंद नापसंद तुम्हारे मायके से पता चली है। विशाल मुझे छेड़ते हुए बोले, अब तो यकीन हो गया ना कि माँ तुमसे कितनी मोहब्बत करती है? मैंने शर्माते हुए कहा, जी मगर इतनी मोहब्बत तो माँ अपनी बेटी से भी नहीं करती जितनी आप मुझसे कर रही हैं। विशाल हंसकर बोले, तो तुम बेटी ही हो ना इनकी?
ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरा दिल खुशियों से भर गया। मुझे लगा जैसे मैं सच में इस घर का हिस्सा बन चुकी हूँ। लेकिन इंसान का सोचा हुआ और किस्मत का लिखा कभी एक जैसा नहीं होता। मैं दिन रात यही सोचती रही कि मेरी खुशियाँ कभी खत्म न होंगी, मगर मेरी तकदीर के पर्दे के पीछे कुछ और लिखा था जिसे मैं समझ नहीं पाई। एक रात विशाल ने अचानक कहा, पायल, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, खुशियों को जितना हो सके जी लेना चाहिए। मैंने हंसते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, पता नहीं, बस दिल से निकला। मैंने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन आज सोचती हूँ कि शायद वो किसी इशारे की बात थी। उन दिनों मेरी दुनिया स्वर्ग जैसी थी। मेरा पति मेरी जान था, मेरी सास मेरी माँ जैसी थी, घर प्यार से भरा हुआ था और मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत समझती थी। मुझे लगा था कि मेरी ये खुशियाँ हमेशा ऐसे ही रहेंगी। मुझे नहीं पता था कि इसी प्यार में एक दिन जहर मिल जाएगा और मेरी दुनिया की नींव हिल जाएगी। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। शादी के कुछ महीने बहुत सुकून से बीते। विशाल ऑफिस जाते, मैं घर के काम संभालती और ललिताबाई हर काम में मेरा हाथ बटाती। उन्होंने कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। वो मेरे हाथ का बनाया खाना पसंद करती और कहती कि मैं उनके घर की लक्ष्मी हूँ। मुझे लगता था कि मुझे स्वर्ग मिला है। लेकिन एक शाम सब बदल गया। शाम वही थी जैसे बाकी दिनों की होती थी। विशाल ऑफिस से आए, हम दोनों ने साथ में खाना खाया, बातें की, हंसे। उन्होंने जाते जाते कहा, पायल, कल मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, प्रार्थना करना सब अच्छा हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, आपके भाग्य में सिर्फ सफलता है, मैं दुआ करूंगी। वो हंसते हुए बोले, बस तुम्हारी दुआ और मेरा विश्वास बना रहे। मुझे पता नहीं था कि ये उनकी आखिरी मुस्कान होगी। ये रात मेरे जीवन की सबसे लंबी और सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। मैंने सोचा था कि शायद दुख और जिम्मेदारियों ने ललिताबाई को बदल दिया है, मगर अब उनकी हर बात, हर नज़र मेरे दिल में एक नया शक पैदा कर रही थी। उस रात जब मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी मैंने ललिताबाई को फ़ोन पर बात करते हुए सुना। उनकी आवाज़ धीमी थी, मगर मेरे कानों तक साफ पहुंच रही थी। हाँ, सब कुछ मेरे बस में है। अब पायल को मैं अच्छे से समझा दूंगी कि उसे कैसे रहना है। मैं चौंक गई। ये कौन सी समझ थी जिसकी उन्हें इतनी चिंता थी? क्यों वे बार बार मजबूरी और बोझ की बात कर रही थी? रात को जब मैं अपने कमरे में आई तो अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। ललिताबाई अंदर आई, चेहरा बेहद सख्त। उन्होंने कहा, कल से तुम घर के सारे काम खुद करोगी, समझी? इतना रोने धोने से कुछ नहीं मिलने वाला। अब इस घर की असली जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने धीरे से कहा, माँ, मैं कर लूंगी सब कुछ, बस आप नाराज मत हो। लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ी, उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। माँ? किसने कहा कि मुझे माँ बुलाओ? अब इससे आगे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो रिश्ता था वो विशाल के साथ ही खत्म हो गया। उनके ये शब्द तीर की तरह मेरे दिल को छलनी कर गए। मैं थम गई, स्तब्ध, जैसे शरीर में जान ही ना बची हो। सुबह होते ही उन्होंने मेरा सुहाग उतारने को कहा। माथे की बिंदी, हाथों की चूड़ियां, मंगलसूत्र, सब कुछ। अब से ये सब पहनने का तुम्हें कोई हक नहीं है, विधवा की तरह रहो। उनकी आवाज़ खड़खड़ाती हुई थी, ठंडी और तेज। मैंने कांपते हाथों से चूड़ियां उतारी। उनकी आवाज़ जैसे चीख बनकर गूंज रही थी। बालों से सिंदूर पोंछते समय मेरा दिल फट रहा था। मुझे लगा था कि वो मुझे संभालेंगी, मगर वो तो मुझे तोड़ने पर तुली थी। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। एक दिन मैं पूजा घर साफ कर रही थी, तभी पास वाले कमरे में ललिताबाई और उनके भाई की बात सुनाई दी। देखो ललिता, जमीन और प्रॉपर्टी की फाइलें तैयार हैं, बस पायल को साइन करवाने हैं, फिर सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा। ललिताबाई बोली, हाँ मैं करवा दूंगी। वो अभी भी मेरे बेटे का नाम लेकर जी रही है, उसे क्या पता कि अब वो सब खोने वाली है। मेरे होश उड़ गए। मतलब ये सब दुख नहीं था, ये तो लालच था, लालच विशाल की संपत्ति का। मेरी आंखों से वो आंसू नहीं बह रहे थे जो तकलीफ से आते हैं, ये आंसू विश्वास टूटने के थे। मैं खुद से पूछ रही थी, क्या विशाल की मौत भी किसी साजिश का हिस्सा थी? क्या सच में दिल का दौरा पड़ा था या कुछ और? मेरे अंदर डर और गुस्सा दोनों जाग रहे थे। उसी पल मैंने ठान लिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, सच का पता लगाऊंगी। जो हुआ उसके पीछे जो भी है उसे सामने लाकर रहूंगी। और उसी समय पहली बार मुझे ओमकार याद आया, वो लड़का जिसने मदद की पेशकश की थी। शायद अब समय आ गया था कि मैं उससे मदद मांगूं। वैशाली मासी के जाने के बाद मैं लंबे समय तक उसी जगह बैठी रह गई। दिल की धड़कनें तेज थीं, आंखों में अजीब सा डर था और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी,
तो ये सच था। विशाल उनकी असली औलाद ही नहीं था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे लगा कि जैसे मेरी पूरी दुनिया मेरी आंखों के सामने ढह गई हो। मैंने जिस माँ को अपना सब कुछ मान लिया था, उन्होंने मेरे पति को कभी अपना माना ही नहीं, तो फिर मुझे कैसे मानती? अचानक मुझे उनकी बात याद आई। अब तो घर का सारा बोझ मेरे सर पर आ गया है। उस वक्त मुझे लगा था कि वो बेटे के दुख में टूट चुकी हैं, मगर आज समझ में आया उन्हें अपने बेटे का गम कम और घर के खर्च का दुख ज्यादा था। मेरे दिल में तेज दर्द उठा। मैंने खुद से कहा, अगर विशाल उनका असली बेटा नहीं था तो क्या उसके मरने से उन्हें फर्क भी पड़ा? मेरी आंखें भर आईं। मैंने दीवार पर टंगी विशाल की फोटो को देखा। उसकी मुस्कुराती आंखें जैसे कह रही हों, अब सच जानने का समय आ गया है पायल। मैं दरवाजे की ओर बढ़ी। हिम्मत जुटाकर मैंने पहली बार ललिताबाई के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वो अंदर बैठी पैसे गिन रही थी। उन्होंने बिना ऊपर देखे कहा, क्या चाहिए? मैंने कांपती आवाज में पूछा, एक बात पूछनी है। विशाल आपका असली बेटा नहीं था, है ना? उनकी उंगलियां पैसे गिनते गिनते रुक गईं। उन्होंने धीरे धीरे सिर उठाया और मेरी आंखों में देखा। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर एक ठंडी मुस्कान उनके होठों पर फैल गई। तो आखिर तुम्हें पता चल ही गया। मैं सन रह गई। मेरे पैरों में जैसे जान नहीं रही। मैंने पूछा, तो फिर आपने इतना प्यार क्यों दिखाया? क्यों मुझे यकीन दिलाया कि हम एक परिवार है? उन्होंने अपनी आवाज ऊंची की, क्योंकि वो कमाता था, वो इस घर की जान था, और तुम उसके साथ आई थी, इसलिए तुम्हें जगह मिली। लेकिन अब उसके बिना तुम यहां किस काम की? उनके शब्द पत्थर की तरह मेरे दिल पर गिर रहे थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या उसके मरने के पीछे भी कुछ है? क्या सब सच में अचानक हुआ था या? ललिताबाई ने तुरंत बीच में काट दिया। जुबान संभालो पायल, ज्यादा खुराफात करने की कोशिश मत करना। जिस सच्चाई को दफन कर देना चाहिए उसे उखाड़ने की कोशिश मत करना। उनकी आंखों में क्रूर चमक थी, एक ऐसी चमक जिसने मेरे पूरे जिस्म में सिहरन पैदा कर दी। मैंने धीरे से कहा, मैं सच जान कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, हाँ हाँ, बहुत बहादुर बन रही हो, देखेंगे कितनी हिम्मत है तुम में। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे पैर कांप रहे थे, मगर पहली बार मेरे भीतर एक आग भड़क उठी थी। अब मैं टूटने वाली नहीं थी, अब मैं लड़ूंगी। मैंने मन में ठान लिया कि मैं इस मौत का सच जान कर रहूंगी। और उसी रात पहली बार मैंने ओमकार को कॉल करने की सोची, जो दिन में मिलने आया था और बोला था, अगर कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बताना। उस पल मुझे लगा, शायद यही वो वक्त है, अब खेल शुरू होगा। मेरी रातें बेचैनी से भरी हुई थीं। तकिए में मुंह छुपाकर मैं फूट फूट कर रोती रहती और बस एक ही सवाल मेरे मन में घूमता, अब मेरा सहारा कौन है? उस रात मैं रोते रोते थक गई थी, आंखें सूज गई थीं, दिल भारी था। अचानक मेरे फोन की स्क्रीन हल्की सी चमकी। एक मैसेज आया था, पायल, मैं ओमकार हूं, क्या तुम ठीक हो? मैंने फोन हाथ में लिया लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। कई मिनट तक मैं स्क्रीन को देखती रही, फिर मेरे दिल से धीमी आवाज निकली, शायद ऊपर वाला मुझे इशारा दे रहा है। अगले दिन सुबह घर में खामोशी थी। मैं बिना कुछ बोले अपना काम कर रही थी। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने ओमकार खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने धीरे से पूछा, पायल, तुम ठीक हो ना? मेरे होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। मेरी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। वो कुछ पल तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, अगर कुछ कहना चाहो तो मैं सुनने के लिए हूं। इसी बीच ललिताबाई वहां आ गई। उनके चेहरे पर गुस्से की आग जल रही थी। उन्होंने तेज आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हें किसने बुलाया? ओमकार शांत स्वर में बोला, आंटी, मैं बस हाल पूछने आया था। पायल अकेली है, इसलिए। उन्होंने बीच में ही काट दिया, बहुत हो गया तुम्हारा हमदर्दी का ड्रामा। ये विधवा अब किसी गैर मर्द से रिश्ते बनाएगी? उस एक वाक्य ने मुझे अंदर तक काट दिया। मेरे पैरों में जैसे जमीन नहीं रही। मैं पत्थर की तरह खड़ी थी। ओमकार ने गुस्से में दांत भींच कर कहा, शर्म कीजिए आंटी,
आप खुद एक औरत होकर इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? ललिताबाई चीख उठी, निकलो दोनों, इस घर में अब कोई तमाशा नहीं होगा। ओमकार ने मेरी ओर देखा। उसकी निगाहों में भरोसा था, एक अनकही ताकत थी। उसने धीमे से कहा, पायल, अब बहुत हो गया। तुम्हें इस घर में रहने का अधिकार है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैंने डरते हुए पूछा, कौन सी मदद? उसने धीरे से कहा, विशाल की मौत एक हादसा नहीं थी पायल। मैंने खुद कुछ चीजें देखी हैं। सच इस घर की दीवारों में छिपा है। मेरी सांसें रुक गई, मैं स्तब्ध रह गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपते हुई आवाज में पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो ओमकार? वो आगे झुककर धीमी आवाज में बोला, विशाल की मौत के पीछे कोई था और मुझे शक है कि वो व्यक्ति यहीं रहता है। उसके शब्दों ने मेरे भीतर तूफान खड़ा कर दिया। मैंने महसूस किया, अब मेरी जिंदगी सिर्फ जुल्म सहने के लिए नहीं बची। अब मुझे सच जानना होगा, हर कीमत पर। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। मैंने धीरे से कहा, ओमकार, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम सच जानकर रहेंगे। और उसी पल ललिताबाई की धीमी लेकिन खतरनाक आवाज पीछे से आई, जो खेल शुरू हुआ है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसे एक वाक्य ने मेरी रूह को तक ठंडा कर दिया। खेल शुरू हो चुका था, अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं था। पायल मजबूरी में राशन लेने जाती है और उसकी मुलाकात ओमकार से होती है। रात हो चुकी थी और घर में खाने को कुछ नहीं था। मजबूर होकर मैं, पायल, चुपचाप राशन लेने बाजार आई। आंखों में सूजापन था और दिल टूटा हुआ। सामान लेते समय मेरा संतुलन बिगड़ा और थैला हाथ से गिर गया। तभी एक आवाज आई, मैडम, संभल कर। मैंने ऊपर देखा, ओमकार खड़ा था। वो कुछ पल मुझे देखता रहा और बोला, आप ठीक तो हैं? आपकी आंखों में इतनी बेचैनी क्यों? मुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। मैंने बस थैला उठाया और घर की तरफ चल पड़ी। वो कुछ दूर तक मेरे पीछे चलता रहा। शायद मेरी हालत पड़ चुका था। अगले दिन दोपहर को अचानक ओमकार और उसकी मां हमारे घर आए। ललिताबाई का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या चाहिए? हमें तुमसे क्या काम? ओमकार ने शांत स्वर में कहा, आंटी, अगर आपको अपनी बहू की फिक्र नहीं तो कम से कम अपनी जिंदगी की फिक्र कर लो। मैं आपको पैसे भी दूंगा और एक नया घर भी खरीद कर दूंगा। बस पायल को मेरे साथ जाने दीजिए। वातावरण अचानक ठहर गया। अब तक लाल होते चेहरे पर ललिताबाई की आंखों में लालच की वो चमक लौट आई जिसे मैं बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर गर्म लोहे की छड़ रख दी हो। ललिताबाई ने कुर्सी पर बैठते हुए सख्त आवाज में पूछा, कितने पैसे और घर कहाँ खरीद कर दोगे? ओमकार ने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, इतने कि आप सारी उम्र सुकून से जी सकें और एक छोटा सा घर आपके नाम पर। मेरी आंखों से आंसू रिसने लगे। क्या मेरी जिंदगी की कीमत यही है, पैसे और मकान? ललिताबाई बिना एक सेकंड खोए बोल उठी, अगर सच में ऐसा करोगी तो मेरे कोई एतराज नहीं, वैसे भी ये मेरे लिए अब बोझ है, ले जाओ इसे। उनके शब्द मेरा दिल चीर कर निकल गए। कमरे में जाकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोती रही। वो आवाजें लगातार मेरे कानों में गूंज रही थीं। बोझ है, ले जाओ इसे। मैंने खुद से कहा, ये वही औरत है जिसने कभी कहा था कि तुम मेरी बेटी हो। आज वही मुझे एक सौदा बनाकर बेच रही है। कुछ दिनों बाद मेरी शादी ओमकार से कर दी गई। मैंने ना हाँ कहा न ना। मेरे जीवन के सबसे बड़े फैसले भी मेरे बिना हो गए। 7 फेरे लेते समय मेरा दिल बिल्कुल खाली था। सभी ने आशीर्वाद दिया जैसे किसी बाजार में सौदा पूरा हो गया हो। शादी के बाद वो मुझे अपने घर ले आया। कमरा नया था, वातावरण शांत था, लेकिन मेरी आत्मा टूट चुकी थी। पहली बार उसने धीरे से कहा, डरिए मत, ये आपका घर है, आप यहाँ सुरक्षित हैं। मैंने बिना जवाब दिए नजर झुका ली। दिन गुजरते गए। ओमकार ने बिना किसी लालच, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ इंसानियत से मेरी टूटी हुई आत्मा पर मरहम रखना शुरू किया। एक रात बारिश हो रही थी। ओमकार खिड़की के पास खड़े होकर बोला, बारिश नई जिंदगी देती है, शायद ये हमें नई शुरुआत दे। उसके शब्द दिल में उतर गए। किसी दिन मोहल्ले में एक औरत ने ताना मारा, बाजार में बिक कर आई है। ओमकार तुरंत बोला, खबरदार, मेरे सामने मेरी पत्नी के बारे में ऐसा शब्द भी मत बोलना। वो मेरे लिए इज्जत है और मेरी जिम्मेदारी भी। मैं अंदर खड़ी सुन रही थी और मेरी आंखें नम हो गई। आखिरकार मेरे दिल की बर्फ पिघलने लगी थी। एक दिन मैंने खाना बनाया। वो मुस्कुराते हुए बोला, ये वही स्वाद है जिसमें मोहब्बत की खुशबू है। बरसों बाद मेरे चेहरे पर मुस्कान आई।
उस रात मैंने हिम्मत करके कहा, मैंने तुम्हें खरीदार समझा था, मगर तुम मेरे सहारा निकले। उसकी आंखों में चमक थी। अब तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है पायल। आज मैं जानती हूँ, जिंदगी दुख के बाद भी मुस्कुरा सकती है अगर साथ सच्चा हो। ओमकार सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरे हमसफर हैं, जिन्होंने मेरा बिखरा हुआ वजूद फिर से जोड़ दिया।